वेलकम स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आया हूं माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम 2023 के फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान का सजेशन। लेकिन ये सजेशन लॉन्ग क्वेश्चन का है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ग्रुप डी में। जो क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का माध्यमिक का, उसमें 4 ग्रुप होता है, ग्रुप ए बी सी और डी। तो ये जो ग्रुप डी होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन का है और इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है और टोटल 12 क्वेश्चन हमें वहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो 12 × 3 36 मार्क्स का ये पूरा ग्रुप डी होता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ये किस किस चैप्टर से आता है ये मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ इसके ब्लूप्रिंट से। तो ये फिजिकल साइंस का ब्लूप्रिंट है और यहाँ से आप देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो या ग्रुप डी का है ये 3 × 1 यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 से है, फिर चैप्टर नंबर 3 से है, इस तरह से करके है। तो चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन है, चैप्टर 3 से एक क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से एक क्वेश्चन है, चैप्टर 5 यानी लाइट का जो चैप्टर है, प्रकाश का जो चैप्टर है उससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे जो है विद्युत प्रवाह, इससे जो है 2 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। एटॉमिक न्यूक्लियस इससे एक क्वेश्चन है। ओके, और फिर आगे जो चैप्टर 8 है जो कि केमिस्ट्री है, रसायन है, वहाँ से फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 4 है, 1 2 3 और 4। तो ये जो वीडियो है मेरा ये पार्ट 1 है। इसमें मैं चैप्टर 7 तक एटॉमिक न्यूक्लियस तक का मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल ही आपको मिल जाएगा, तो उसमें फिर बाकी चैप्टर 8 का मैं लॉन्ग क्वेश्चन सजेशन में दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मैं चैप्टर 7 तक का लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों का आचरण। ओके, हिंदी में। तो पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये सिलेबस में ही है। तो चैप्टर 2 से जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे सजेशन के तौर पे 5 लिखा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार के लिए मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और पहला क्वेश्चन है इस्टेब्लिश द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV = nRT, इसको इस्टेब्लिश करना, इसकी स्थापना करना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है स्टेट एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो का लॉ लिखिए यानी एवोगाड्रो का नियम लिखें। मेंशन 2 रीजन्स फॉर डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। जो रियल गैस होते हैं वो आइडियल गैस से उनका जो बिहेवियर होता है वो क्यों अलग होता है, उसका 2 रीज़न या 2 कारण लिखना है। ठीक है, जो आपका रियल गैस है यानी वास्तव गैस जो है उनका आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन के 2 कारण। ठीक है, ये हिंदी में। तीसरा क्वेश्चन है डिड्यूस एंड डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ्रॉम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के लॉ से हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जो -273 डिग्री होता है उसका डिफाइन करना है, यानी उसका हमें डेफिनेशन लिखना है, किसे कहते हैं। डिड्यूस भी करना है उसको, चार्ल्स के लॉ से पहले निकालना है और फिर उसको डिफाइन करना है, यानी किसे कहते हैं। ठीक है, परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं, इसको हमें चार्ल्स के नियम से निकालना है। ओके, नंबर 4 है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या बातें कही गई उन्हें लिखना है। पोस्टुलेट्स यानी वो जो मेन बातें वो लिखनी है। ठीक है, यानी गैसों की अनुगति सिद्धांत में क्या क्या कहा गया वो लिखना है। नंबर 5 है स्टेट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का लॉ लिखिए यानी बॉयल्स का नियम लिखिए। राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स के लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। ठीक है, यानी PV = कांस्टेंट जो होता है वो लिखना है। ठीक है, इसका गणितिक रूप लिखना है। इसके बाद चैप्टर 3 है केमिकल कैलकुलेशन। इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऐसे देखिए ऑप्शन में रहता है 2 क्वेश्चन देगा, 1 बनाना पड़ता है, इस टाइप का रहता है। तो केमिकल कैलकुलेशन जो है यानी रासायनिक गणना, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने 4 अलग अलग टाइप का ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। आप चारों टाइप का प्रैक्टिस करें, इसी टाइप का हो सकता आ जाए। ओके, सेम टू सेम ना भी आ सकता है, इस टाइप का अगर आ जाता है तो आप बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ओके, पहला है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3 विल रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ CO2। कहा जा रहा है 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के लिए यानी उत्पन्न करने के लिए कितना ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, प्रतिक्रिया करेगा।
ताकि हमें 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिले। ठीक है, ये सब वैल्यू दिया रहता है। तो आंसर इसका 150 ग्राम। किस तरह से होगा देखें। देखिए इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, समीकरण इस तरह से है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करा ACl के साथ, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये तीनों यहाँ से बनता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम यहाँ पे निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 × 3 है ना, 3 यहाँ पे एटम है। तो टोटल ये आ जा रहा है 100 ग्राम्स। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का C का 12 और O 2 है, यानी O का 16 होता है। 16 × 2 32, 44 ग्राम। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 44 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से घुमा के लिखेंगे। 44 ग्राम्स ऑफ CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 1 ग्राम CO2 मिलेगा कितना ग्राम से? तो 100 डिवाइड बाई ये 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें 66 ग्राम निकालना है। 66 ग्राम CO2 मिलेगा कितना से? तो 100/44 इंटू कर देंगे हम 66। यहाँ से कैंसिल करें, 11 का पहाड़ा से 11 छक 66, 11 चौके 44 है ना। और 4 से 100 को काटेंगे 25 आएगा। 25 × 6 यानी 150 ग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड will be liberated by the reaction of 22 grams of FeS with excess dilute sulfuric acid। कहा जा रहा है कि 22 ग्राम फेरस सल्फाइड कितना एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्राप्ति होगी। तो आंसर इसका 5.6 ग्राम होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप अलग है। FeS फेरस सल्फाइड जो है इसका ये ग्राम में है, तो इसका तो ये ग्राम में इसका वजन आ जा रहा है। ठीक है, और H2S जो हमको चाहिए वो वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्राम से वॉल्यूम में चेंज, इसको ध्यान पे रखेंगे। तो पहले तो इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण फेरस सल्फाइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो FeSO4 फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हमें इन दोनों से कनेक्शन है इनका। ठीक है, फेरस सल्फाइड Fe का 56 है और S का 32 है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे 88 ग्राम्स हो जाएगा। और H2S हमें किस में चाहिए? यहाँ पे लीटर में बात हो रहा है। तो देखिए H2S तो यहाँ पे सिर्फ एक ही, यानी ये 1 है, यहाँ पे 1 यानी ये 1 मोल है ना, 1 मोल है। तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल कोई भी गैस का वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मोल में लेके आ जाएंगे क्योंकि इसका हमें वॉल्यूम में निकालना, आयतन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? 88 ग्राम से हमें कितना हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहा है? 22.4 लीटर। तो 88 ग्राम FeS प्रोड्यूस 88 ग्राम FeS प्रोड्यूस 22.4 लीटर्स ऑफ H2S गैस। 88 ग्राम FeS से 22.4 लीटर H2S गैस प्रोड्यूस होता है, प्राप्ति होता है। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम से कितना होगा? 22.4 बटा 88 नीचे आ जाएगा। अब 22 ग्राम से कितना होगा? तो इंटू 22 कर देंगे इसके साथ, 22.4/88 × 22। 22 से 88 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20, और 22 से 2 यहाँ पे जाएगा 24 पॉइंट यहाँ लगेगा, 4 × 6 = 24, तो 5.6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, H2S गैस। अगला क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी आयरन इज रिक्वायर्ड टू गेट 11.2 लीटर हाइड्रोजन एट NTP। कहा जा रहा है कि कितना क्वांटिटी लोहा चाहिए 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस NTP पर बनाने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम लोहा चाहिए। तो देखिए लोहा से हाइड्रोजन गैस कैसे हम लोग मतलब वहाँ से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो लोहा जब गरम लोहे पर पानी डाला जाता है तो पानी का भाप बनता है और उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये रिएक्शन को समझना पड़ेगा। गरम लोहा पे अगर पानी डाला जाएगा ना तो वो पूरा क्या होगा, पूरा आवाज़ आएगा और फिर वो पानी का भाप वाष्प बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो वो रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसका जो रिएक्शन जो होता है ना, ये सभी रिएक्शन जो भी है, जो इक्वेशन है ना,
इनको आपको ज़बानी याद कर लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कुछ आपको याद कर लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब बैलेंस करने जाते हैं हम तो कहाँ पे 4 होगा कहाँ पे 3 होगा ये समझ में नहीं आता वहाँ बैलेंस, इसलिए याद कर लेना ही बेटर होगा। तो 3Fe लोहा और ये पानी इस पर रिएक्शन करके 4H2O, ये Fe3O4 और 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये फेरिक ऑक्साइड भी बनेगा। तो ये आपका लोहा से हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो लोहा जो है ये ग्राम में है, ये Fe56 होता है, इंटू यहाँ पे 3 मोल है, तो 3 इंटू 56 168 ग्राम से आ गया, ओके। और हमें हाइड्रोजन गैस मोल में चाहिए नहीं लीटर में चाहिए, तो ये तो 4 मोल है, 4 है यहाँ पे, 4 मोल से तो 1 मोल का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे 4 मोल है, 4 इंटू 22.4 हो जाएगा 89.6 लीटर। चाहे तो आप इंटू ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी हो सकता है। NTP STP जो भी लिखे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमें निकालना है लोहा का वज़न निकालना है, तो हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे कि 89.6 लीटर हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम लोहा चाहिए, 168 ग्राम। 89.6 लीटर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम 168 ग्राम आयरन। 89.6 ग्राम हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है, प्राप्ति होते हैं 168 ग्राम आयरन से। तो 1 लीटर कितना से मिलेगा, 168 बटा 89.6 नीचे आ जाएगा। तो 11.2 लीटर हाइड्रोजन कितना से मिलेगा, तो 11.2 इंटू कर देंगे। ये दोनों का अगर काटेंगे तो 8 बार में ये कट जाएगा 112, अगर पॉइंट हटा देंगे तो 112 से 8 बार में ये 896 कट जाएगा, ठीक है। और 8 से फिर इसको काट दिए, 8 दूना 16, 8 एकम 8, तो कितना आ गया 21 ग्राम। तो 21 ग्राम लोहा से 11.2 लीटर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, उत्पन्न होगा। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व और डेंसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ए गैस हैज ए डेंसिटी ऑफ 3.17 ग्राम पर लीटर एट STP। एक गैस है जिसका डेंसिटी या घनत्व कितना है, 3.17 ग्राम है पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना ग्राम गैस है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, यानी अणुभार, और उसका वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व निकालना है। आंसर इसका है 71 और 36.5। तो देखिए डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 3.17 ग्राम पर लीटर है 8 STP। इसका मतलब है कि 1 लीटर गैस में इतना ग्राम उसका ये है वजन है, ठीक है, 1 लीटर गैस का। तो मास मैंने उसका ये मास है, ठीक है, भार है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस 8 STP। 1 लीटर गैस का मास कितना होगा, 3.17 ग्राम, ठीक है, इतना इसका भार होगा एक लीटर का। तो 22.4 लीटर का जो होगा उसका जो वजन होगा या भार होगा वही हो जाएगा उसका क्या, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ग्राम अनुभार, तो फिर वो 22.4 लीटर का होता है, बराबर होता है। तो 22.4 लीटर का कितना होगा, तो जस्ट 3.17 को इंटू कर देंगे 22.4 से, क्योंकि 1 लीटर का इतना है तो 22.4 लीटर का इतना होगा। इसको इंटू करेंगे तो इतना आएगा 71.008, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 71 ग्राम्स मान लेंगे। तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अनुभार 71 ग्राम्स। और वेपर डेंसिटी क्या होता है, वाष्प घनत्व मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास बटा 2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 71, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 36.5 आ जाएगा, ठीक है। और वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट या इकाई नहीं होता है, 36.5 ही होगा। अगला है चैप्टर नंबर 4 थर्मल फेनोमेना, उष्मा की घटना, ठीक है, हिंदी में थर्मल फेनोमेना। तो इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जिसे 2 रहेगा और में दिया रहेगा, एक बनाना है, तो एक सॉल्व करना है। तो एक पहला मैंने दिया है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड। एक सॉलिड का, एक ठोस का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी जो अल्फा होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, किसको कहते हैं, ठीक है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, हिंदी में। एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, और उसका एसआई यूनिट या एसआई इकाई भी लिखना है, ओके। और दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय अपरेंट एंड रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड या तरल का जो है अपरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो यानी अपरेंट एक्सपेंशन यानी वास्तविक आभासी प्रसार गुणांक, और रियल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन यानी वास्तविक प्रसार गुणांक, ठीक है, ये लिखना है एक लिक्विड का।
अपेरेंट और रियल कोएफिशिएंट। हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, यानी उनके बीच में क्या रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, ये भी लिखना है। और ये जो है इसका आंसर उन लोग को पता है कि रियल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ द वेसल, यानी जो जिस पात्र में रखा जाता है, जिस चीज़ में रखा जाता है उस लिक्विड को, उसका एक्सपेंशन, ये उसका रिलेशन है। ओके। नंबर 3, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट फिक्स्ड प्रेशर। एक फिक्स्ड प्रेशर पर जो है गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होता है लिखना है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, तो हिंदी में हो जाएगा गैस के आयतन प्रसार का गुणांक क्या है। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये शायद 1/273 होता है। ठीक है, देख लेंगे आप उसमें अपने ये किताब बुक में देख लेंगे। नंबर 4 है व्हाट इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोएफिशिएंट होता है किसे कहते हैं। ठीक है, यानी आप इसको ये समझ लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी अस्मा चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोएफिशिएंट होता है जिसे हम लोग जो है के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के से डिनोट करते हैं। विच मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, किस मटेरियल का जो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अस्मा चालकता सबसे ज़्यादा किस मटेरियल का होता है, तो इसका आंसर तो आप लोग को शायद पता है, ये इसका आंसर होगा हीरा। ठीक है। अच्छा, नंबर 5, राइट वन एडवांटेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ठोस, तरल और गैस का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, फैलाव होता है, प्रसार होता है, हर एक का एक एक एडवांटेज, यानी उसका एक एक जो है फ़ायदा बताना है। तो इसमें जैसे सॉलिड का मैं बता दूँ, सॉलिड में जैसे कि आप रेल के 2 पटरी के बीच में जो है लाइंस के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, वो उसका फ़ायदा, ताकि गर्मी से वो खुद ही वहाँ पे वो फील हो जाता है। लिक्विड में अगर देखेंगे फ़ायदा, तो जैसे थर्मामीटर के अंदर में हम लोग जो पारा भरते हैं, मरकरी भरते हैं, तो वो उसका फ़ायदा है कि वो गर्मी से खुद ही वो लिक्विड बढ़ने लगता है। और गैस में जैसे हम लोग जो है गर्मी के दिनों में जो है हम लोग साइकिल के टायर में कम हवा डालते हैं, इसलिए डालते क्योंकि गर्मी से वो खुद ही वो जो है एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रसार ज़्यादा होगा, तो वो खुद ब खुद उसको मेकअप कर लेगा, इसलिए ज़्यादा उसमें हमें हवा भरने की ज़रूरत नहीं होती है। सबका एक एक फ़ायदा मैंने बता दिया, इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, खुद से अपने से लिख लेना। अब आते हैं नंबर 5, चैप्टर 5, लाइट या प्रकाश। ठीक है, हिंदी में तो इससे 2 को लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 10 मैंने सजेशन दिया है 10 क्वेश्चन का। तो पहला है प्रूव दैट फॉर ए स्फेरिकल मिरर R इक्वल टू 2F। ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर जो होता है या गोलीय दर्पण जो है, तो कर्वी आईना, उसके लिए जो R इक्वल टू 2F है, तो R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता की त्रिज्या, और F जो होता है फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, फोकस दूरी, तो इसके बीच में रिलेशन होता है। अब किसी भी हम लोग कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव ले ले या कॉन्वेक्स ले ले, ठीक है, उत्तल या अवतल, किसी एक के लिए हम दिखा सकते हैं। नंबर 2 है ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये भी आने का चांस है इस बार। तो अगर किसी प्रिज्म से एक लाइट का रे पास होता है, ठीक है, रोशनी की किरण या प्रकाश के किरण अगर पार होते हैं, तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा ये होता है। ठीक है, विचलन कोण ये होता है। नंबर 3 है, ये एक न्यूमेरिकल है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बता दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.33 रेस्पेक्टिवली। गिलास और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक हिंदी में, तो वो है 1.5 गिलास का है और 1.33 पानी का। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर गिलास में लाइट का वेलोसिटी इतना है, प्रकाश की गति इतनी है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो पानी में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, प्रकाश की गति क्या होगी, ये इसका आंसर है। किस तरह से होगा देखिए म्यू जो है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक,
गिलास का 1.5 है, वाटर का 1.33 है। हम लोग क्या जानते हैं, म्यू ऑफ गिलास अगर किसी भी एक इसका में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। ठीक है, हवा में लाइट का स्पीड या गति और उस मीडियम में माध्यम में उसका वेलोसिटी या गति, यानी गिलास है तो गिलास में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। ठीक है, गिलास में लाइट की या प्रकाश की गति इस तरह से होता है। इसी तरह अगर हम वाटर का लेंगे तो ऊपर में होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी यहाँ पे वाटर होगा। ओके, पानी में वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम इन लोग को डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो म्यू ऑफ गिलास बाय म्यू ऑफ वाटर, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ये बटा ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये ऊपर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये पलट के आएगा इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। पानी में लाइट का वेलोसिटी या पानी में प्रकाश की गति बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास, यानी गिलास में लाइट की वेलोसिटी या प्रकाश की गति बटा इधर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, इससे वाटर बटा गिलास है ना, यहाँ गिलास बाई वाटर होगा म्यू में, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। ओके, तो हमें ये निकालना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास, ये नीचे वाला दिया बाई 2 × 10⁸। इधर हो जाएगा म्यू ऑफ गिलास ये 1.5 है, म्यू ऑफ वाटर 1.33। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, ये जो 2 × 10⁸ है ये इधर इंटू हो जाएगा इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होगा 2 × 10⁸ इंटू 1.5 बाई 1.33। 1.5 यानी 1.5 इंटू 2 कर देंगे ऊपर में तो 3 हो जाएगा, 3 बटा 1.33। नीचे का अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये दो नंबर है तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। तो 300 बटा 133, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 और 10⁸ को हम उसी तरह छोड़ देंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। अगला है नंबर 4, राइट डाउन 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो 2 लॉज हैं, रोशनी के अन्यताप या प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, ये लिखना है। विच मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यानी दांत के डॉक्टर के जरिए कौन सा मिरर या दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो पता है होगा। नंबर 5, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 15 सेंटीमीटर। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का जो लंबाई है, साइज है, वो 15 सेंटीमीटर है। एन इमेज इज़ ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यानी कहा जा रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के एक तरफ यानी 15 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हम किसी उस चीज़ को रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट या वस्तु को रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, यानी ये समझ लो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम इस चीज़ को रखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के दूसरे तरफ जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसका इमेज या प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है व्हाट आर द लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड इमेज साइज। तो उसका लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ठीक है, यानी रेखीय आवर्धन, और उसका इमेज साइज क्या होगा, प्रतिबिंब से उसका साइज क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझना है। पहले तो ये ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु है उसका साइज दिया हुआ है, ठीक है, यानी वो कितना बड़ा है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब 2 डिस्टेंस दिया हुआ, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु का दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, वो लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और उसका जो इमेज बन रहा है दूसरी तरफ, जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वो उसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है। एक तो ये होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन का इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है तो हम इससे निकाल लेंगे आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा। इमेज डिस्टेंस 30 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 से 30 काट 2 आ गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 2 होगा। और दूसरा हमें निकालना है कि इमेज का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है कि साइज ऑफ द इमेज बटा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज और बटा ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है, वस्तु का साइज। तो इमेज का साइज हमें निकालना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन हमने निकाल लिया कितना 2, ठीक है,
और इमेज का साइज़ निकालना, और नीचे है ऑब्जेक्ट का साइज़ ये दिया है 15, तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा 15 2 से इंटू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज का साइज होगा 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मायोपिया। मायोपिया के क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, निकट दृष्टि भी बोलते हैं, यानी मायोपिया उसी को बोलते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इट। किस तरह का लेंस इस्तेमाल किया जाता है इसको रोकने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट के डिस्पर्सन का कॉजेज क्या है, ठीक है, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है। हाउ रेड फ्लावर्स लुक्स इन ब्लू लाइट। जो लाल फूल है अगर उसको ब्लू लाइट में देखा जाए तो वो किस तरह से दिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, अगर लाल फूल का ब्लू लाइट में देखेंगे तो वो बैगनी टाइप के दिखेंगे, मैग्नेटा उसको कलर बोलते हैं, सॉरी मैंने मैग्नेटा बोला, मैगेंटा कलर कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो थोड़ा लाइट वायलेट कलर का होता है, वो होगा इसका आंसर, ठीक है। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट उर्दू में इसको रोशनी का इंतशार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो प्रकाश का प्रसार किसे कहते हैं। वाई डज द स्काई एपियर ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में आसमान जो है वो नीला क्यों नज़र आता है, आकाश नीला क्यों नज़र आता है, ठीक है। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, वर्णक्रम या वर्णपट हिंदी में कहते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल स्पेक्ट्रम। एक नेचुरल या प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का मिसाल दो। नेचुरल स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेनबो होता है, ओके। अगला है नंबर 10, अरेंज एक्स रेज, यूवी रेज एंड गामा रेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स। एक्स रेज, यूवी रेज और गामा रेज को उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ने जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा पहले वो लिखना है, उसके बाद तरंग दैर्घ्य जिसका सबसे छोटा है उसको पहले लिखना, उसके बाद जो बड़ा है उसको लिखना, उसके बाद सबसे बड़ा जिसका उसको लिखना है, ठीक है। एक्स किरणें, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें और गामा रेज का, ओके। वाई रेड लाइट इज़ यूज्ड एज सिग्नल ऑफ डेंजर। डेंजर का सिग्नल के लिए रेड लाइट को क्यों यूज़ किया जाता है। अब आते हैं चैप्टर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो यहाँ भी सेशन में ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला है नंबर 1, स्टेट द 2 फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडेज का जो 2 लॉ है, 2 नियम है वो लिखना है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडेज के 2 नियम लिखना है। राइट 1 एडवांटेज ऑफ एसी करंट। एसी करंट या एसी विद्युत का एक एडवांटेज, एक उसका फ़ायदा लिखना है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का। नंबर 2 राइट जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स का जो लॉज है, जूल के जो नियम है वो लिखना है, ठीक है। 3 उसका लॉज है वो लिखना है, जूल के उसमें नियम। नंबर 3 स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखना है। इन विच इंस्ट्रूमेंट दिस रूल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। किस यंत्र में, किस इंस्ट्रूमेंट में जो है इस लॉ को यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ किया जाता है। तो बार्लोज व्हील है, बार्लोज के चक्के में यूज़ किया जाता है ना। नंबर 4 लेंस लॉ इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। जो लेंस का लॉ है, लेंस का जो नियम है, ठीक है, कुलिया है, वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तवानाई क्या है, बका के कुलिया के अलावा कुछ नहीं, उसको एक्सप्लेन करना है। यानी जो लेंस का लॉ है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नंबर 5 ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर डिपेंड्स। किसी वायर का या चालक का बोल सकते हैं, ठीक है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, मज़ाहमत या उसका प्रतिरोध जो होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये लिखना है। व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मज़ाहमत नवी का CGS इकाई, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का CGS इकाई क्या है।
नंबर 6, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? व्हाट इज़ बोट? BOT क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड है, इसका डेफिनेशन लिखना है। नंबर 7, ये एक न्यूमेरिकल है। 2 बल्ब्स A एंड B रेटेड 220 वोल्ट 40 वाट एंड 220 वोल्ट 100 वाट रेस्पेक्टिवली। 2 बल्ब है A और B। A में इस तरह लिखा हुआ 220 वोल्ट 40 वाट और B जो बल्ब है उसमें 220 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है। आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 220 वोल्ट सोर्स इन सीरीज। इन दोनों बल्ब को सीरीज में, ठीक है, सरणी क्रम में जोड़ा गया, सीरीज में लाइन से, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब, तो हर एक बल्ब से कितना करंट पास हो रहा है, कितना, ठीक है, करंट या विद्युत धारा पार हो रहा है, ठीक। विच बल्ब विल कंज्यूम मोर एनर्जी, कौन सा बल्ब ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी, कौन से जो बल्ब ज़्यादा ऊर्जा खर्च करेगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, बल्ब A बल्ब B मैंने अलग अलग कर दिया। पहला बल्ब का 40 वाट 220 वोल्ट है, ये पावर हो गया, ये उसका वोल्ट हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो P और B यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो करंट होगा, करंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P/B, ठीक है, विद्युत धारा या बरकिरो P/B। तो P के जगह में हो जाएगा 40 और B के जगह में हो जाएगा 220। 40/220 ये काटेंगे 0 0 और 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 22 को 11 आएगा, 2/11 इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.18 एम्पियर होगा, ठीक है। इसी तरह इसका निकालेंगे, सेम इसी तरह से P/B, P मतलब 100 और नीचे हो जाएगा 220, इसको काट के इसी तरह आएंगे 0.45 एम्पियर होगा, ठीक है। दोनों का आ गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा। अब देखेंगे जिसका जो करंट ज़्यादा होगा, विद्युत धारा, वही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बल्ब B का देख रहे 0.45 है और इसका 0.18 है, ये ज़्यादा है, तो बल्ब B ड्रॉज मोर करंट, बल्ब B जो है वो ज़्यादा करंट ले रहा है, तो इसका जो है ये ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है। नंबर 8, देयर आर 240 वाट बल्ब्स एंड 160 वाट फैन एंड 150 वाट रेफ्रिजरेटर इन ए हाउस। एक घर में 40 वाट के 2 बल्ब हैं, 60 वाट का एक फ़ैन है और 150 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज है, ठीक है। इफ़ ऑल द अप्लाइंसेस रन्स 10 आवर्स डेली, अगर ये सभी चीज़ें रोज़ाना 10 घंटे चलते हैं, फाइंड द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो महीना का बिल क्या। इफ़ ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ₹5, अगर एक यूनिट इलेक्ट्रिक का कॉस्ट 5 रुपये रहता है, एक यूनिट का 5 रुपये होता है। यहाँ बोल रहा है एज्यूम 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, एक महीना को 30 डेज मान लेंगे, ठीक है। तो आंसर है 435 रुपये। कैसे होगा देख, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले टोटल पावर निकाल लेंगे हम लोग कितना है। तो देखिए 40 वाट का 2 बल्ब है, 40 × 2, 60 वाट का एक फ़ैन है और 150 वाट का फ्रीज है, सबको ऐड कर देंगे तो 40 दूना 80 प्लस 60 प्लस 150, 290 वाट हो गया ये सब चीज़ का टोटल पावर। और टोटल कितना टाइम है, तो रोज़ाना का 10 घंटे चलता है, तो एक महीना यानी 30 दिन × 10 हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 300 घंटे, 300 आवर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन इन 1 मंथ, एक महीना में टोटल कितना इलेक्ट्रिक खर्च होगा, इसको हम लोग वॉट में निकालते हैं, यानी वाट × आवर बटा 1000 करते हैं, ठीक है। किलो वाट आवर में निकालते हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो वाट कितना है 290 × टोटल कितना टाइम हो रहा है एक महीने का 300 घंटे बटा 1000। यहाँ एक 0 काटे, 2 0 2 0, एक 0 काट दे तो 29 × 3 होगा, 29 × 3 87 किलो वाट आवर हो जाएगा। किलो वाट आवर को ही क्या बोला जाता है, वॉट बोला जाता है, वॉट यूनिट है ना, मतलब एक यूनिट। तो 87 यूनिट है, टोटल कितना बिल आ रहा है 87 यूनिट। तो 87 यूनिट का कितना पैसा आएगा मंथली इलेक्ट्रिक बिल, 87 × 5 रुपये, एक यूनिट का 5 रुपये है, 87 × 5 435 रुपये। ओके, अगला फिर न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 बल्ब्स ऑफ 220 वोल्ट 60 वाट एंड 110 वोल्ट 60 वाट। 2 बल्ब इस तरह रेटिंग लिखा हुआ है और दोनों का जो रेसिस्टेंस या प्रतिरोध है उसका रेशियो, मज़ाहमत का तनासुब या रेशियो निकालना है। 4:1 आंसर का ये आ चुका है माध्यमिक एग्जाम में भी। तो देखें हम लोग जानते क्या P = होता है V × I, पावर, P मतलब पावर, और P/V अगर हम यहाँ से करेंगे तो I आ जाएगा, है ना, V नीचे आ जाएगा, P/V = I। अच्छा, R क्या होता है, V/I होता है, ठीक है।
तो हम आई के जगह में क्या लिखेंगे, नीचे आई के जगह आई इक्वल टू क्या होगा पी बटा वी, यहाँ पे आई के जगह में पी बटा वी लिखे, ये भी ऊपर हो जाएगा इंटू भी, तो भी इंटू भी स्क्वायर बटा पी आ जाएगा। एक्चुअली में हम लोग भी और पी के फॉर्म में इसको लेकर आएंगे आर को, तो आर इक्वल टू क्या गया भी स्क्वायर बाई पी, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे आप वोल्ट है और पावर है, इसीलिए इस तरह लिखा जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आर इक्वल टू भी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो एक बल्ब है 220 वोल्ट 60 वाट, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे प्रतिरोध R1, तो भी स्क्वायर बटा पी, भी मतलब यहाँ 220 वोल्ट होगा, 220 का स्क्वायर बटा पी मतलब यहाँ हो जाएगा 60। इसका निकालेंगे 110 वोल्ट 60 वाट का, तो R2 हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे R2, 110 वोल्ट का स्क्वायर बटा 60 वाट, ठीक है, यही फॉर्मूला। अब इन दोनों का रेशियो होगा R1:R2, यानी इसका इज टू इसका रेशियो, नीचे 60 कैंसिल होगा, 220 का स्क्वायर यानी 220 इंटू 220, 110 का स्क्वायर यानी 110 इंटू 110, इससे इसको काटें इधर, है ना, 110 दूना 220, 110 दूना 220, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4:2, यहाँ पे सब 1 1 हो गया, 1:1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 4:1, ओके। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका मजामत या रेजिस्टेंस जो होता है उसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं दो तरह से, एक सीरीज़ में एक पैरेलल में, ठीक है, एक श्रेणी क्रम में एक समानांतर में, उसी से रिलेटेड है। इन विच कम्बिनेशन आर द 3 कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम बी कनेक्टेड सो दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम। बोला ये 3 ओम वाला कंडक्टर है, चालक है, मोसिल है, तो उसको किस तरह से जोड़ने से हर एक में से सेम करंट बहेगा, सेम करंट बहेगा। कैसे जोड़ने से सब में सेम करंट बहता है, सेम विद्युत धारा बहेगा, सीरीज में जोड़ने से होता है। तो इसका आंसर होगा सीरीज या श्रेणी क्रम, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध। तो सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, जस्ट इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 4 9 ओम, इसका आंसर है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड आखिरी जो मैं चैप्टर यहाँ बता रहा हूँ, चैप्टर 7 एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अल्फा बीटा और गामा रेज या इनके किरणों का हमें इन प्रॉपर्टीज़ को हमें तुलना करना, कंपेयर करना है, ठीक है। कौन कौन सा, मास यानी भार, चार्ज यानी आवेश, और इनका आयोनाइजिंग पावर, ठीक है। तो ये सभी तीनों का हम लोग ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी किसका कौन सा ज़्यादा है कम है, ये सब लिखना है टेबल बना करके। नंबर 2, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इफ़ ए अल्फा एंड ए बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम यूरेनियम 92-238, देन व्हाट विल बी द एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ द न्यू एलिमेंट। अगर एक यूरेनियम न्यूक्लियस से एक अल्फ़ा और एक बीटा पार्टिकल अगर इमिट होता है, उससे बाहर निकलता है, तो फिर जो नया एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, परमाणु नंबर, और उसका मास नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व भी कर दिया है, समझिए कि यूरेनियम में 92-238 आइसोटोप जो भी है इन यूरेनियम का, एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर इससे बाहर निकलता है, अल्फ़ा कण, तो इसका मास नंबर 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। तो ये 92 से 90 हो जाएगा, ये 238 से 234 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बीटा पार्टिकल जब इससे बाहर निकलेगा तो फिर मास नंबर सेम रहता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो 90 से 91 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा न्यू एलिमेंट जो फाइनल बनेगा। तो इसी का हमें पूछा है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 91, एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु नंबर संख्या 91 होगा 91, और मास नंबर होगा 234, ठीक है, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द्रव्यमान क्षति हिंदी में, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में क्या रिलेशन या संबंध है। ये रिलेशन जो आप लोग जानते हैं E=mc², तो E में डेल्टा E वो हो जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और M जो हो जाएगा मास डिफेक्ट C², वो रिलेशन लिख देंगे, ओके। व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर
क्या नाभिकीय रिएक्टर क्या है? राइट 3 यूजेज ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का 3 यूजेज लिखना है, ठीक है, व्यवहार। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय रेडियो सक्रिया, ठीक है। और आखिरी जो क्वेश्चन है, वाई रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फेनोमेना। रेडियो एक्टिविटी को एक न्यूक्लियर फेनोमेना या नाभिकीय घटना क्यों कहते हैं? ओके, बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू विच फंडामेंटल पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा कौन, तो वो किस फंडामेंटल पार्टिकल या मून कण के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, यानी किसके साथ वो बराबर होता है? तो बीटा पार्टिकल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो गया चैप्टर 7 तक का लॉन्ग क्वेश्चन। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सोल्यूशन किया है मैंने वो भी दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा इसका वो कल या परसों मैं दे दूंगा। चैप्टर 8 में केमिस्ट्री है, रसायन, उससे बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।